हेलो दोस्तों, सूबी 554 में आप लोग का स्वागत है। और मैं आपके लिए कहानी लेके आ रहा हूँ। शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और कहानी का आनंद लीजिए। और जो लोग न्यू हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सालों बाद मेरी माँ की सच्चाई जब मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़ गए। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी माँ से नफरत करती थी। सब कहते थे मेरी माँ कंकनी है, मेरी माँ अग्रणी है। मेरे पिता का देहांत मेरे पैदा होने से पहले ही हो गया था और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे मामा ने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया था। आज मेरी शादी का दिन है। मैं दुल्हन के रूप में तैयार बैठी थी कि तभी मेरे मामा मेरे पास आए और कहने लगे कि एक औरत तुमसे मिलने आई है। जब मेरी मामा ने बताया कि यह तुम्हारी माँ है तो मैंने उस औरत से मिलने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपनी शादी के दिन एक बदचलन औरत से नहीं मिलना चाहती थी। मेरे मामा ने मुझे शांत किया और फिर मामा ने मुझे मेरी माँ के बारे में ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। अग्रणी माँ बेटा तैयार हो गई। एक आधा घंटे में बस बारात दरवाजे पर पहुंची ही होगी। किशन लाल जी ने अपने भौजी अग्रणी से कहा, जी मामा जी, बस चूड़ियां पहननी बाकी रह गई है। मामा जी सारे सामान एक साथ रखना भूल गए थे, इसलिए दूसरे कमरे में लाने गए हैं। अग्रणी ने उत्तर दिया, बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहनी है तुमसे। किशन लाल जी ने कुछ संकुचाते हुए बोले, जी कहिए मामा जी, ऐसी क्या बात है जो आप इतना संकोच कर रहे हैं? अग्रणी ने पूछा, वो तुम्हें किसी से मिलना था। किशन लाल जी बोले, जी कौन है वो? अग्रणी ने बहुत ही उत्साहित से होकर पूछा, तुम खुद ही देख लो। इतना कहकर किशन लाल जी ने किसी को कमरे में आने को कहा। अरे आप अंदर आ जाइए। तभी साल ओढ़े एक अधेड़ उम्र की औरत ने कमरे में प्रवेश किया। उस औरत को देखकर अग्रणी ने आश्चर्य से पूछा, मामा जी कौन है ये तुम्हारी माँ है बेटा। किशन लाल जी ने बोले, वो। ये सुनकर अग्रणी भड़क उठी और बोली, ये यहाँ क्या करने आई है? ये मेरी माँ है। इनसे पूछिए कि इन्हें कभी माँ होने का फर्ज निभाया है। ये तो मुझे दूध मुही बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई थी ना। आपने अपने मामी ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और आपने मामी ही ने मेरे माँ बाप हैं। ऐसी औरत मेरी माँ कभी नहीं हो सकती है जो अपनी अय्यासी के लिए अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर चली गई। ऐसा मत कहिए बेटा, एक बार मेरी भी बात सुन लीजिए। उस औरत ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम यहाँ से इसी वक्त चले जाओ। अग्रणी बोली। फिर उस औरत ने अग्रणी से कहा कि सच कहा, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। और वे उसी समय वहाँ से रोते हुए चली गई। ये देखकर किशन लाल जी चुप ना हो सके और अग्रणी से, ऐसा ना कहा बेटा, इतनी कठोर मत बन। आखिर वो तुम्हारी माँ है, एक बार उसकी बात तो सुन ले। किशन लाल जी बोले, मामा जी आप इतनी सारी सच्चाई जानते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अग्रणी बोली, बेटा इसके बारे में मुझे पता है, वो ही तुझे भी पता है। इसलिए अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे मथुरा के एक मंदिर में कुछ विधवाओं के साथ मिली। मैंने उसे पहचान लिया और कहा कि जीजा जी, मैं आपका किशन छोटा भाई। लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा कि जी आपकी बेटी की शादी है, उसे आशीर्वाद देने नहीं आएंगे। तभी जाकर उन्होंने मुझसे कहा, किशन मुझे माफ़ कर दे, मुझे जैसी कलंकनी ने तुझे भाई पुकारने का कोई हक नहीं है। मैं क्षमा की योग्य नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने किया वो मेरी मजबूरी थी। मैं असहाय और अकेली थी। मैं तुम लोगों की ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती। मुझसे दूर रहो। नहीं जी आपको उसे आशीर्वाद देने ही होंगे। मैंने कहा, नहीं किशन, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। समाज में मुझे अस्वीकार कर दिया है। मैं कैसे उसे आशीर्वाद देने आ सकती हूँ? जी बोलो। तब जी ने बोला, मैंने कहा, जी मुझे मालूम है कि समाज में तुम्हें चरित्रहीन, कलमुही, कलंकनी और ना जाने क्या क्या कहकर पुकारा, लेकिन मुझे पता है मेरी शीतल जी कभी भी ऐसी नहीं हो सकती है। आज मुझे तुम्हारे बारे में सब सुनना है। तब मैं छोटा था और तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान
वापस दिला कर ही रहूँगा। तुमने आज तक जितनी भी राखियाँ मेरी कलाई में बांधी हैं, मुझे उन राखियों की सौगात है। तब जाकर वो मुझे वृद्धा आश्रम लेकर आई, जहाँ वो रहती थी। वहाँ वो छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, जिससे उन्हें वहाँ 2 समय का खाना और रहने के लिए छत नसीब था। वहाँ जाकर जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मामा जी, क्या वो सब झूठ है जो हम लोग ने माँ के बारे में सुना था? अग्रणी ने पूछा। हाँ बेटा, वो सारी बातें पूरी तरह से सही नहीं है। किशनलाल जी बोले। तो क्या आप मुझे माँ के बारे में पूरी सच्चाई बताएंगे? अग्रणी बोली। तू सच में सुनना चाहती है? किशनलाल जी बोले। हाँ मामा जी, मैं इसके बारे में सब सच सच जानना चाहती हूँ। अग्रणी बोली। तो सुन अपनी माँ की सच्चाई। और किशनलाल जी ने शीतल जी की कहानी सुनानी शुरू की। ये बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल का था और शीतल जी ने अभी 16वें साल में कदम रखा था। शीतल दीदी मेरे सगे ताऊ जी की बेटी थी। शीतल जी की माँ उन्हें जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। तब परिवार वालों के दबाव में आकर शीतल जी के पिताजी राधे श्याम जी ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ आखिर सौतेली ही निकली। वो तरह तरह के जुल्म तम ठहरी शीतल जी पर, यहाँ तक कि शीतल जी 8वीं के बाद उसकी वजह से पढ़ाई ना कर सकी। शीतल जी पढ़ने में इतनी होशियार थी कि अगर उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिलता तो आगे चलकर वो ज़रूर डॉक्टर बनती, इंजीनियर होती। सौतेली माँ किसी कारणवश माँ ना बन सकी तो उसकी सारी भड़ास शीतल जी पर ही निकालती। कहती कि ये ही मनहूस है, इसलिए ऐसा हो रहा है। शीतल जी की माँ हमेशा बिना सिर पैर की बातें करती रहती। ताऊ जी और मेरे पिताजी के बारे में घर का बंटवारा हो चुका था। दादा और दादाओं की पुरानी हवेली थी, इसलिए जगह की कोई कमी नहीं थी। हवेली के 2 हिस्से होने के बावजूद भी दोनों परिवार को बहुत बड़े बड़े हिस्से मिले थे। हवेली के पीछे ही बगीचा और गौशाला थे, जहाँ 2 छोटे छोटे कोठरियाँ बनी थीं, भूसा, लकड़ी और उपले रखने के लिए। दोनों ही घरों में बड़े बड़े आंगन मिल गए थे और साथ में छत भी। मेरी माँ और ताई जी के बीच बिल्कुल भी बोलचाल नहीं था, क्योंकि ताई का स्वभाव बहुत ही खरा था। उसकी किसी से भी नहीं पटती थी। ताई जी जब शीतल जी के साथ गलत व्यवहार करती तो वो मेरी माँ से ना देखा जाता, इसलिए जब वो ताई जी से कुछ कहती तो ताई जी उनसे कहती कि तू छोटी है और मैं तेरी जेठानी हूँ, तू मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे। ये बात माँ को अच्छी नहीं लगती थी। दादी के रहने पर तब तो ताई जी का व्यवहार उतना खराब ना था। शीतल जी के साथ लेकर दादी के जाने के बाद जैसे उन पर चंडी सवार हो गई थी। ना तो वो छोटों की सहती और ना ही बड़ों का मान रखती। शीतल दीदी की पढ़ाई बंद हो जाने के बाद ताऊ जी अक्सर उसके पढ़ने के लिए घर पर ही किताबें ले आते और वो घर का काम करती। उसके बाद जितना भी समय मिलता वो पढ़ाई लिया करती थी। इस तरह वह हर रोज़ शाम का वक्त था और वो छत के किनारे बनी हुई दीवार के सहारे टेक लगाए बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि छत पर एक पतंग मंजे सहित कट कर आ गिरा। उन्होंने उठकर इधर उधर देखा और सोचा कि ना जाने ये पतंग कहाँ से उड़कर आई है। तभी उन्होंने छत की दीवार से नीचे झांक कर देखा तो एक बड़ा सा लड़का और उसके संग एक छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे को तो वो पहचानती थी, लेकिन बड़े लड़के को उन्होंने पहली बार देखा था। छोटा बच्चा तो बगल वाली मंजिल भाभी का बेटा उदय था, लेकिन उसके साथ बड़ा लड़का ना जाने कौन था। तभी उस बड़े लड़के ने कहा, माफ़ कीजिए, आपकी छत पर हम लोगों की पतंग कट कर गिरी है, वापस कर दीजिए। शीतल जी ने पतंग उठाई और छत से फेंक दी। उस बड़े लड़के ने कहा, धन्यवाद जी, और इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद पतंग कटकर छत पर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक दिन उसे बड़े लड़के ने शीतल ने कहा, आप कौन हैं और रोज रोज आपकी पतंग हमारे घर पर ही क्यों गिरती है? और सब समझाती है। जी, जो आप समझ रही हो बिल्कुल वैसा नहीं है, वो बड़ा लड़का बोला। बड़े बदतमीज हैं जी आप। शीतल बोली, जी वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन जब से आपको देखा है तो बदतमीज हो गई हूँ। उस लड़के ने कहा, चलिए जाइए,
मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और इतना कहकर शीतल चली गई। तब वो लड़का घर की छत पर आकर किताब पढ़ते हुए शीतल को निहारते हुए पहुंचा। शीतल भी कभी कभी किताब के पीछे से कनखियों से झांक कर उसे लेती तो वो मुस्कुरा पड़ता और शीतल जल्दी से फिर किताब के पीछे अपना चेहरा छिपा लेती। उधर उस लड़के ने शीतल के चचेरे भाई किशन से भी दोस्ती कर ली थी। तब अब किशन ने शीतल से उस लड़के के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। तब शीतल को पता चला कि वो लड़का मंजरी भाभी का भाई है और उस छोटे बच्चे उदय का मामा है। उसका नाम पवन है जो कि वकालत पढ़ रहा है। उम्र में शीतल से कम 5 साल बड़ा होगा। पवन ने धीरे धीरे अपनी बातों और शरारतों से शीतल का दिल जीतना शुरू कर दिया। शीतल शुरू में तो उसे भाव ना देती थी, लेकिन बाद में वो भी पवन के मोहपास में फंसने लगी। करती भी क्या, वो इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करती थी। अब जाके उसे एक ऐसा दोस्त मिला था जो कम से कम उसके चेहरे पर मुस्कान तो ले आता था। सालों से सौतेली माँ के ताने सुनने का उसका मन शुष्क हो गया था, लेकिन पवन उसके जीवन में ओस की बूंद की तरह आया और उसने शीतल के मन को भिगो दिया। अब शीतल की कठोर स्वभाव में थोड़ा नरमी आ गई थी। दोनों छत पे जाते और अपने मन की बात पत्रों में लिखकर एक दूसरे को पहुंचा देते थे। कभी कभी दोनों बगीचे में बनी कोठरी में भी मिल लेते थे। दोनों अब एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे। शीतल अब हरगिज भी पवन से दूर होने का नहीं सोच सकती थी और पवन भी शीतल से ब्याह करना चाहती थी। वो उससे कहता, वकालत की पढ़ाई तो पूरी होती ही मैं धूमधाम से तुम्हारे साथ ही ब्याह करूँगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। और फिर वो कहता, पवन तो शीतल को भी तभी अलग है। गरम पवन तो किसी को भी अच्छा नहीं लगती थी। हमारी जोड़ी तो ऊपर वाले ने ही बनाई है। शीतल, पवन मैं तुम्हारे बिना और तुम मेरे बिना अधूरे हो। और ऐसी बातें सुनकर शीतल शर्म से पवन के सीने पे अपना मुंह छुपा लेती है। दोनों का पैर ऐसे ही परवान चढ़ता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। और एक दिन शीतल की सौतेली माँ श्यामा बगीचे की कोठरी में उपले उठाने गई। कठोर कोठरी के किवाड़ अंदर से बंद था, केवल आटके हुए थे। श्यामा ने जैसे ही कोठरी को किवाड़ खोले तो उसने देखा कि पवन शीतल की गोद में अपना सिर रखकर लेटा हुआ है और शीतल उनके बालों को सहला सहला कर बातें कर रहे हैं। अब श्याम ने जब ये नज़ारा देखा तो वो गुस्से में उबल पड़ी। उसने पवन से कहा, कौन हो जी तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मालूम होता है कोई खिचड़ी पक रही है यहाँ। अब पवन की सीटी पिट्टी गुम होकर डर के मारे कुछ न बोल पाया। तभी उसे बचाने के लिए शीतल बोल पड़ी, माँ ये मंजरी भाभी के भाई हैं। मैंने तुझसे पूछा तो फिर तू क्यों नहीं सवाल का जवाब दे रही थी? और तुम बेशर्म की तरह यहाँ क्यों खड़े हो, जाते क्यों नहीं? श्यामा गुस्से से बोली। श्यामा की बातें सुनकर पवन वहाँ से चला गया और शीतल उसे जाते हुए देख रही थी। उस कोठरी में एक कोने में लकड़ियों का ढेर पड़ा था। श्याम ने उस देर में से ही एक लकड़ी उठाई और शीतल को मारना शुरू कर दिया। शीतल ने अपना कोई भी बचाव नहीं किया और चुपचाप मार खाती रही। तब श्यामा शीतल को मारते मारते थक गए तो खुद ही उसने मारना बंद कर दिया। उसने शीतल को उस कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया, लेकिन शीतल ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। दोपहर से शाम हो गई। शीतल भूखी प्यासी ऐसे ही उस कोठरी में पड़ी रही। इधर पवन ने परेशान होकर किशन से ये कहा कि तुम्हारी जीजी भूखी प्यासी कोठरी में बंद है, जरा अपनी माँ से कहकर उसकी मदद करो। किशन को ये पता हुआ तो उसने फौरन अपनी माँ को आकर बताया। किशन की माँ से ये सब ना बताया गया और उसने अपनी जेठानी श्यामा से उसे कोठरी से बाहर निकालना में कहा। श्यामा बोली, आई बड़ी सिफारिश करने वाली। पता है आज मैंने उसे एक लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। ना जाने दो उनके बाप को तो उनकी बहुत
तरफदारी करता है। उसे अब बताऊंगी कि तुम्हारी लड़की कैसी कैसी करतूत करती है। शीतल की गलती देखकर किशन की माँ भी चुप हो गई। उस दिन के बाद श्यामा ने शीतल को घर से ही नज़रबंद कर दिया और आनन फानन में शीतल का ब्याह भी तय कर दिया था। उधर पवन ये खबर सुनकर तड़प उठा। एक दिन चिट्ठी देखकर उसने किशन को हाथ भौजाई कि वो शीतल ने मिलना चाहते हैं, रात में बगीचे के पास मिलो। शीतल रात को बगीचे में उनसे मिलने आई और पवन ने रोते हुए शीतल को गले से लगा लिया और बोला, शीतल ब्याह मत करना, मना कर देना इस ब्याह के लिए। कुछ दिन बस मेरा इंतज़ार कर ले, पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुमसे ब्याह कर लूँगा। मैं कुछ नहीं कर सकता पवन, अब कुछ भी मेरे बस में नहीं है। मेरा और तुम्हारा सब साथ इतना सा ही था और अब मैं अपनी माँ बाप को भी धोखा नहीं दे सकती। और इतना कहकर शीतल ने खुद को पवन की बाहों से छुड़ाया और चली गई। पवन वहीं बगीचे में घुटनों के बल रोता रह गया। कुछ दिन में शीतल का ब्याह हो गया और उसकी विदाई हो गई। पवन ने बहुत आंसू बहाए। जब शीतल दोबारा ससुराल में अपने मैके लौटी तो उसे पता चला कि उसकी शादी को 2 दिन बाद ही पवन ने अपने गांव जाकर नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर शीतल बहुत रोई और मन ही मन उसने पवन को माफ़ी मांगी। अब शीतल दोबारा ससुराल पहुंची। उसका ससुराल में अब मन लगने लगा था क्योंकि उसके पति दया का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो काफ़ी खुशमिजाज और मिलनसार था। वो शीतल का भी बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन दयाल की माँ बाप नहीं थे। उसे अपनी बड़ी बहन चंदा ने ही अपने घर आसरा दे रखा था। चूँकि चंदा निसंतान थी इसलिए वो दया को अपने बड़े बेटे जैसा ही शीतल की बहू की तरह मानती थी। दयाल एक बस कंडक्टर था। आदमी इतनी हो जाती है कि वो शीतल को खुश रख सकता था। इस तरह 3 साल बीत गए लेकिन शीतल की गोद ना भरी। अब चंदा को ये लगने लगा कि कहीं शीतल भी उसकी तरह निसंतान न रह जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद भगवान ने शीतल की सुन ली। खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। इस बात को 3 महीने ही बीते थे कि एक दिन दयाल कि बस एक एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी मुसाफिर एहताता हुए काफ़ी मुसाफिरों की मौत भी हो गई और मरने वाले लोगों को बस ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल थे। इस खबर से शीतल बिल्कुल हिचकिचान गई। शीतल पर तो मानो गर्मों का पहाड़ टूट पड़ा। दयाल की दह से लगे कर दहाड़ मार मार कर खूब रोई। लेकिन रोने से क्या होने वाला है? किसी को रोने से मरने वाले कहीं लौट कर आते हैं क्या? शीतल रोती रह गई। दया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब उसे लगने लगा कि शायद वो दुख झेलने के लिए ही पैदा हुई है। इस तरह पति की मौत का दुख झेलते हुए शीतल ने कुछ महीनों बाद एक लड़की को जन्म दिया और प्यार से उसका नाम अग्रणी रखा। लेकिन अब भी शीतल के दुखों का सिलसिला थमा नहीं था। उसे ये तो पता था कि उसकी नंदोई बिहार अच्छे चरित्र का आदमी नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उस पर भी खबर नियत रखती है। एक दिन दोपहर के समय शीतल घर में अकेली थी। वो अग्रणी को सुलाकर दोपहर का खाना बनाने जा रही थी। चंदा बाजार गई हुई थी। इतने में बिहारी घर आया और उसने देखा कि चंदा घर पर नहीं है। वो तो उसी मौके की तलाश में था। उसने शीतल को अकेले पाकर घर का दरवाज़ा बंद कर किया और पीछे जाकर उसे दबोचने की कोशिश की, लेकिन शीतल ने अपने आप को बचा लिया और वो हट गई। लेकिन अपना वार खाली देख बिहारी गुस्से से लाल होकर बोला, आज तो चाहे जो भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो चंदा भी घर पर नहीं है, तुझे भला कौन बचाएगा। ये सुनकर शीतल गिड़गिड़ाते हुए अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी, लेकिन वो राक्षस कहीं मानने वाला था। इतने में बच्ची जाग उठी और जोर जोर से रोने लगी। तब पड़ोस में रहने वाले कॉफ़ी ने अपने घर से आवाज़ दी, क्यों नहीं चंदा, बच्ची को क्यों रुला रही हो भाभी?
शीतल तभी बिहारी से बोली, आपने अगर कोई हरकत की तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला लूँगी। अगर हिम्मत है तो चिल्लाओ और बुला ले सबको। बिहारी बोला, मैं सच कह रही हूँ कि कोई लिहाज नहीं करूँगी। शीतल फिर से बोली, लेकिन अब भी बिहारी नहीं माना। मजबूर होकर शीतल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी बिहारी दांव खेल गया और उसने सबसे ये कहा कि ये मेरे गले पड़ रही थी, क्या करें, बेचारी जवान खून है, जवानी संभाली नहीं जाती है। जवानी के जोश में इतने में ये भी देखा कि मैं उसके बाप के सामने हूँ। कहने लगी, हल्ला मचा देगी। मैंने बहुत समझाया कि ऐसी हरकत भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देती है, लेकिन कहाँ मानने वाली थी। बस लिपटने लगी मुझसे। मैंने मना किया तो हल्ला मचाकर आप सबको बुला लिया है। कलंकनी कहीं की, कुलच्छनी कहीं की, जा कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर बदन की आग ठंडी हो जाएगी। ये सुनकर शीतल चुप रह सकी और बोली, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसी समय चंदा भी आ गई और ये सब तमाशा देखकर वहीं कमर पर हाथ धर कर बैठ गई और बोली, आप सब लोग जाइए, मैं संभाल लूँगी। ये देखकर शीतल बोली, जी जी, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। दोषी तो सीता भी नहीं थी, फिर भी अग्नि परीक्षा भी तो उसी ने ही दी थी। मुझे पता है कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन तू ये क्यों भूल रही है कि ये समाज पुरुषों का बनाया हुआ है, जो वो चाहेंगे वही होगा। चंदा बोली। उस समय में चंदा इतना बोलकर चुप रह गई, लेकिन रात में उसने शीतल से कहा कि मैं कब तक तुझको बचाती रहूँगी, तू ऐसा कर, बच्ची को यहीं मेरे पास छोड़कर शहर चली जा, मैं बस संभाल लूँगी। और रातों रात चंदा ने शीतल को कुछ पैसे लेकर शहर जाने वाली बस पे बैठा दिया। उधर बिहारी को मौका मिल गया और उसने शीतल को बदनाम करने के लिए ये कह दिया कि वो किसी के साथ भाग गई है, खानदान का नाम बदनाम कर दिया। और बिहारी ने शीतल के पिता से कहा कि बच्ची को ले जाइए, हम उसे नहीं रखेंगे। शीतल के पिताजी अग्रणी को ले आइए, लेकिन सौतेली माँ ने भी पालने से मना कर दिया। किशन की माँ नन्ही सी बच्ची को ना छोड़ सकी और उसकी जिम्मेदारी उसने ले ली। उधर शहर में जब तक शीतल के पास पैसे थे तब तो वो रही थी, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद वो भूख मरने लगी। एक दिन उसी दिन भूखी प्यासी वो सड़क किनारे जा रही थी और चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ी। सड़क के किनारे एक छोटी सी गुमती में लोहार अपना काम कर रहा था, लेकिन शीतल को बेहोश देखा तो उसके मुंह पर पानी छिड़का। शीतल होश में आई तो उसने पूछा, तुम कौन हो बहन, तुम्हारे साथ में कौन है? तब शीतल ने अपनी राम कहानी उस लोहार को सुना दी। वो लोहार बोला, बहन तुम यहीं रह सकती हो, मेरा हाथ बटा दिया करो और जो सूखी रूखी पकाऊंगा तो तुम भी खाया करो और मुझे भी दे दिया करो। इस तरह शीतल उस लोहार के संग उसकी बहन बनकर रहने लगी। लेकिन एक दिन गांव में कोई व्यक्ति शहर आया होगा तो उसने शीतल को उस लोहार के संग देखा लिया। उसने सारे गांव में ये कह दिया कि वो किसी लोहार के साथ मुंह काला करती फिरती है। बिहारी ने सही कहा था कि वो उल्टा ही थी। इस तरह बिहारी सही साबित हो गया और शीतल बदचलन आवारा साबित हो गई। और कुछ दिनों बाद वो लाहौर भी तपेदिक से मर गया और एक बार शीतल फिर अकेली रही गई, लेकिन इस बार वो अनाथालय में अनाथ बच्चों का सहारा बनकर उनकी सेवा करने लगी। वो इसके लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना लेती थी। उसे रहने के लिए वहीं जगह मिल गई थी, लेकिन जब उसका शरीर कमज़ोर होने लगा तो मथुरा चली गई और वहाँ उसने वृद्धा आश्रम में सहारा लिया। फिर जब किशन की शादी हो गई तो दोनों पति पत्नी ने अग्रणी को माँ बाप की तरह संभाल लिया। किशन को भी शीतल की पूरी सच्चाई पता नहीं थी। उसे तो बस वो ही मालूम था जो समाज ने उसे बताया था। उसने अग्रणी को भी वही बताया, लेकिन जब शीतल जीजी किशन को मिली तब
उसे सारी सच्चाई मालूम ही, इसलिए अग्रणी बेटा माफ़ कर दे। उस अभागन को कितने कष्ट झेले हैं उसने, आज उसके सीने में लगातार उसके सभी कष्टों का निवारण कर दे। किशनलाल जी बोले। सुनकर अग्रणी फूट फूट कर रोने लगी और किशनलाल जी बोले, मामा जी मुझे माँ के पास ले चलिए। किशनलाल जी बोले। अग्रणी को शीतल के पास ले गए। शीतल बाहर पेड़ के पास बने चौतरे पर बैठकर रो रही थी। अग्रणी फौरन जाकर शीतल से लिपट कर बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ। अब शीतल बोली, मैं बेकसूर हूँ बेटा, मैं जानती हूँ माँ। अग्रणी बोली। और दिनों माँ बेटी ऐसे ही लिपट कर रो रहे थे। किशनलाल जी दोनों माँ बेटी को अंदर लेकर गए और अपनी माँ को एक बहुत सुंदर साड़ी पहनाने के लिए दी और अपनी माँ को अच्छे से तैयार किया। किशनलाल जी ने अग्रणी का कन्यादान शीतल के हाथों पर कराया। अग्रणी की शादी धूम्रपान से ही हो गई थी। विदा होकर अपने घर चली गई। शादी संपन्न होने के बाद किशनलाल जी ने शीतल से कहा कि यह जीजी ताऊ जी का घर जमीन सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतना सब कुछ होते हुए भी तुमने ऐसा जिंदगी गुजारी। बस अब और नहीं, अपना घर बार जमीन जायदाद अब खुद संभालो। मैंने बहुत साल संभाल लिए हैं। शीतल की आंखों में भाई की बात सुनकर आंसू आ जाते हैं और वो अपना घर जमीन जायदाद सब कुछ संभाल लेती है। सारी जिंदगी कष्ट उठाने के बाद शीतल की जिंदगी में अब खुशियां आ गई थी। अग्रणी भी रोजाना फोन करके अपनी माँ का हाल चाल पूछती। मौका मिलते ही अपने माँ के साथ रहने के लिए भी आ जाती थी। काश इसी तरह सबके जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। आपको कहानी कैसी लगी? शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी कहानी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बाय। सूबी 554 में नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।